हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए आज फिर से मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लाइव क्लास आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूं और इसमें आज फिर से हम बहुत सी रोचक बातें जो है ज्योतिष के बारे में करेंगे। और आज जैसे मैंने वादा किया था कि दृष्टियों के ऊपर आज एक स्पेशल क्लास होगी, एस्पेक्ट्स के ऊपर एक स्पेशल क्लास होगी, उसी एस्पेक्ट्स के ऊपर आज मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे दृष्टियों के बारे में कि कौन से प्लैनेट की कौन सी दृष्टियाँ होती हैं और किस प्रकार जो है हम उनसे विश्लेषण कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं शिव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसे जैसे मेरे साथ मेरे विद्यार्थी जुड़ते जाएंगे, 2 मिनट का समय रोज लगता है, so that we can have everyone is in। तो सब एकदम से क्लास में आ जाते हैं तो हम अपने लेक्चर को शुरू कर देते हैं। तो आज दृष्टियों के बारे में बहुत ही अमेजिंग चीजें मैं समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दृष्टियां जो है वो क्यों है, बिकॉज आज तक बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने आपको इस चीज का तो ज्ञान दिया है कि दृष्टियां होती हैं और बहुत सी प्लैनेट्स जो है जैसे मंगल है 4, 7, 8, बृहस्पति 5, 7, 9 दृष्टियां, लेकिन ये क्यों होती हैं, इनका क्या रीजन होता है, व्हाई डू वी हैव एस्पेक्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको जो है जरूर जो है यहाँ पर आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो we'll just wait for another minute or so that we can see कि what is what और क्या है और कितने जो है हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ गए हैं। तो उनको हम एक बार यहाँ पर ज़रूर मौका देंगे। 1 या 2 मिनट का समय जो है उसमें लगता है हमारे स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ने में, और जैसे ही स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं we start the class, right? So अभी शिव शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। आई डोंट सी एनी मैसेजेस, मुझे और मैसेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। आई डोंट सी एनी मैसेजेस, सो मे बी इट्स समथिंग रॉन्ग विद द फेसबुक और समथिंग। ओके, आई डोंट सी एनी मैसेजेस हियर। लेट मी सी, आई एम जस्ट चेकिंग बिकॉज मैं मैसेजेस देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के। ओके, नाउ आई कैन सी। सो यहाँ पर पंकज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। रमन कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और राम कुमार DR जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दृष्टियों के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार ये जो एस्पेक्ट है ये आपको सीखने को मिलेगा कि दृष्टियां एक पर्टिकुलर प्लैनेट की एक पर्टिकुलर दृष्टि क्यों होती है, व्हाई डू वी हैव एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट एंड why particular things like Saturn 3, 7, 10 ही क्यों है, Mars 4, 7, 8 ही क्यों है। बिकॉज इस चीज का जवाब जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आपको जीवन में कभी भी दृष्टियां जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको समझाऊंगा। पूर्णिमा गांधी जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। सोनिया सिक्का जी जुड़ गए, हरे कृष्णा, कैसे आप। और सोनू अजमानी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। सो आई जस्ट टेक 1 more minute बिकॉज एट टाइम्स नोटिफिकेशन जाते हुए थोड़ा सा समय लग जाता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन जाती है ऑल माई स्टूडेंट्स आर ऑन लाइव सर, तो वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस ऑन the beginning of I don't want anyone to miss on the beginning of the class, because the first 10-15 minutes जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपके क्लासेस का बेस होता है, that's the basis of the classes। So it is very very important that everybody should be part of it right from the beginning, right? So ये एक बहुत important चीज़ है। I would also request you by that time कि students हमारे साथ जुड़ जाए, I would want each one of you to share the video itself। So that's my humble request, because when you share, more people are connected to us and they can also watch the video। अनंत कुमार जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। So I just want everyone to keep sharing, because if you share
literally what happens is that lots and lots of people start connecting. So that's very, very important. Okay, so शिव शर्मा जी ने कह दिया है शेयर्ड, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और अब यहाँ पर हम अपनी कक्षा को आज अभी जो है अभी के अभी शुरू करेंगे। विल स्टार्ट द क्लास इटसेल्फ। ओके, सो हियर वी गो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एस्पेक्ट्स। व्हाट आर एस्पेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कहीं भी किसी भी कुंडली के अंदर। सो एस्पेक्ट्स आर व्हाट? ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद, देखिए हम यहाँ पर एक प्लैनेट लिखते हैं सन। ओके, नाउ दिस सन is sitting in the first house. I am not writing any राशि here. Aspects को समझाना सबसे मुश्किल काम है। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था उसमें पहले 4, 5, 6, 7 लेक्चर्स में मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब मुझे इतना तो पता लग गया कि एक प्लैनेट जब कहीं पर बैठता है तो कहीं पे देखता है, राइट? सो जो वो देखता है तो वो किस तरह के रिजल्ट्स जो है वो सामने लेकर आता है, ये समझने में मुझे काफी वक्त लगा। आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एस्पेक्ट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? सो यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा। पहली बात ये देखिए कि एक जनरल व्यू है कि अगर कोई भी प्लैनेट, राइट, अपने से बिल्कुल सामने देखता हो, राइट, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? हाउ मच डिग्री इट वुड बी? सो दैट वुड बी 180 डिग्री, राइट? स्ट्रेट फ्रॉम you standing here, you look straight, you'll always look at 180 डिग्री, राइट? कैसे? जैसे ये पूरा का पूरा जो चार्ट आपको नजर आ रहा है इसमें 12 घर हैं और हर घर जो है 30 डिग्री का होता है। ओके, सो एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा 360 डिग्री बना और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है दैट बिकम्स 180 डिग्री। दैट इज 180 डिग्री। सो 180 डिग्री और ये जो एस्पेक्ट बना वो हमेशा 7th एस्पेक्ट बना। ओके, सो दिस इज ऑलवेज द 7th एस्पेक्ट। ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने से 180 डिग्री ही देखते हैं, राइट? ओनली 180 डिग्री, दे डू नॉट हैव एनी अदर एस्पेक्ट्स। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सभी प्लैनेट्स अपने से हमेशा 180 डिग्री ही देखते हैं। सो यू टेक एनी प्लैनेट, बिकॉज 180, 187th एस्पेक्ट जो है वो सभी प्लैनेट्स का है। ऑल द प्लैनेट्स हैव 7वीं दृष्टि, 7th दृष्टि। Exactly. So how it is? It is just like if you're sitting like this, तो सामने अगर आपके कोई आ गया तो आप उसको देख पाएंगे, right? But then there are planets who are intelligent enough to look at other houses also. उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों, why there are some other planets they look at other houses as well. देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले दृष्टि है क्या? What exactly is a aspect? दृष्टि होती क्या है? दृष्टि ये होती है कि आपकी एक पर्टिकुलर प्लैनेट की क्वालिटीज, एक घर की जो क्वालिटीज है वो दूसरे घर के ऊपर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ येलो टॉर्च, ओके? उस येलो टॉर्च को हम बिल्कुल 180 डिग्री पे डालते हैं यहां से यहां पर, तो यहां पर देयर विल बी येलो लाइट। ओके, नाउ इमेजिन कि वो जो येलो टॉर्च है उसके सामने आप रेड एक छोटा सा पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दो और यहां से आप यहां करो, तो अब वो जो रे ऑफ बीम है नाउ इट बिकम्स रेड।
राइट। सो होगा क्या कि आपकी जो रेड कलर है वो यहाँ से यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, रेड कलर की लाइट, रेड कलर की बीम आएगी। सो इफ इट इज ग्रीन इट विल बी ग्रीन, इफ इट इज ब्लू इट विल बी ब्लू। दैट मीन्स एवरी प्लैनेट जो एक पर्टिकुलर घर का मालिक है उसके एस्पेक्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज प्लस जहां पर वो बैठा है और जहां पर वो देख रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बताकर ही आप एक स्टेटमेंट देंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कैसे, क्योंकि आज हम सबसे पहले सूर्य के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर चंद्रमा के, फिर बुध के, फिर शुक्र के, फिर मंगल के, और देखते हैं अगर क्लास में टाइम हुआ तो then we'll do other aspects as well, right? So this becomes very very important. Now here we have sun aspect. आज मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर मुझे यहाँ पर कोई ये बता दे कि उसका सूर्य कौन से घर में है यहाँ पर चैट में, तो मैं उनको बता दूंगा कि उनका जन्म दिन में या रात में कितने बजे हुआ था। So we can experiment this right now. राइट। सो कैन समबडी टेल मी यहाँ पर कि अगर किसी को अपनी कुंडली याद है तो मैं, मतलब हो सकता है कि एग्जैक्ट टाइम ना बताऊं लेकिन टाइम ब्रैकेट बता दूंगा मैं आपको। सो कैन समबडी टेल मी, यहाँ पर मुझे कोई मैसेज कर सकता है। ओके, सोनिया इज सेइंग दैट माय सूर्य इज इन द 12th हाउस। सोनिया जी, आपका जो जन्म हुआ होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली सूर्य उदय के 2-3 घंटे में, यानी कि अगर मान लो कि आपका कब, मान लीजिए अगर आपका सुबह 6 बजे या 6:30 बजे का सूर्य उदय हुआ है तो आपका जन्म सुबह का 8 से 10 के बीच का जन्म होगा, राइट, या 7 से 9 के बीच या 8 से 10, मतलब मॉर्निंग टाइम का आपका जन्म होगा। सोनिया जी, आपने अगर 12th हाउस में अपना सूर्य बताया है तो आपका मॉर्निंग का जन्म है। तकरीबन अगर सूर्य 6 बजे हुआ था तो 8 से 10 के, देखिए 7 बजे उन्होंने बता दिया सुबह का जन्म है इनका, राइट। अब यहाँ पर सोनू जी ने कहा 6th हाउस, तो 6th हाउस में सोनू जी आपका शाम का जन्म होगा तकरीबन 7-8-9 बजे के आसपास। तो सोनू जी का 7-8-9 बजे का आसपास का जन्म होना चाहिए। और रश्मि जिंदल बोल रहे हैं 7th हाउस। 7th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो जब सूर्य अस्त हो रहा होगा ना तकरीबन 7 बजे 8 बजे के आसपास का आपका जन्म होगा, राइट। और यहाँ पे शिव शर्मा जी कह रहे हैं 7 बजे, तो 7 बजे 7th हाउस में शिव शर्मा जी आपका भी 7 बजे का शाम का 6 से 8 के बीच में आपका जन्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्सो पूर्णिमा जी कह रही है 11th हाउस, सो 11वां घर का है। यहाँ पर 2 घंटे 7 से 9 और 9 से 11 पूर्णिमा का बता रहे हैं। पूर्णिमा जी ने कहा है 11वां घर, तो 7 से 9, 9 से 11, आपका 10 से लेके 12 बजे के बीच में जन्म, 12-1 बजे के बीच में जन्म हो सकता है पूर्णिमा जी, मॉर्निंग, बिकॉज सूर्य उदय होने के 4-5 घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ पर नीरज जी कह रहे हैं 5th हाउस, देखा शिव शर्मा जी 7:30 बजे बोल दिया। और नीरज चंदन जी कह रहे हैं 5th हाउस में इनका जन्म है, तो 5th हाउस में इनका जन्म होना चाहिए 6 से 8, 8 से 10, मतलब 8 से 10-11 बजे के बीच में। मतलब देखिए सूर्य अस्त के 3-4 घंटे बाद आपका जन्म नीरज जी होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अगर आपका 5th हाउस का सूर्य है तो तकरीबन 8 से 9-10 बजे के बीच में आपका जन्म जो है इस ब्रैकेट में, एटलीस्ट मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 100% क्लियरली पता लग जाता है। सचिन गाबा जी कह रहे हैं 3rd हाउस में उनका आधी रात का जन्म होगा आपका, मतलब सचिन गाबा जी 11 बजे से लेके 12-1 बजे के बीच में आपका जो है जन्म होगा सचिन गाबा जी, आधी रात का, मतलब 11 से लेके 12-1 बजे के बीच में तक का आपका। हाँ, डिग्री के कारण रमन बिल्कुल हो सकता है कि डिग्री बिल्कुल 25 या बिल्कुल 0 है तो 1-1.5-2 घंटे का फर्क जो है उसमें पड़ जाता है। यस, पूर्णिमा जी कह रहे हैं यस, नीरज जी कह रहे हैं 11:30 बजे। वही देखिए रात का, दिन का, दोपहर का तो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। अगर आप लोग मुझे डिग्री और नक्षत्र बता दो
तो आपकी कुंडली बिना देखे मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि आपका कितने बजे का जन्म है। मतलब अगर आप मुझे डिग्री और सूर्य उदय बता दो कि उस दिन सूर्य उदय कितने बजे हुआ था, राइट, फिर जो मेरी एक्यूरेसी आएगी वो सिर्फ 10-15 मिनट की डिफरेंस की एक्यूरेसी आएगी। ये चीज है। 7 से 12 डे टाइम क्लॉकवाइज चलते हैं, नेहा पोदार कह रहे हैं। सचिन गाबा बारी में, यस, आधी रात को हुआ सचिन गाबा जी आपका जो जन्म है। तो ये देखिए यहाँ से अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज हम कैसे पता करते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑल्सो थ्रू एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो थ्रू दी रोटेशन ऑफ द सन। तो सन की जो रोटेशन होती है वहां से ये चीज जो है पता लगने लग जाती है। पंकज अग्रवाल जी कह रहे हैं 3rd हाउस, तो आधी रात का जन्म होगा पंकज जी आपका, लेट नाइट, 12 बजे से लेके, डिग्री पे डिपेंड करेगा, 12 से 3 के बीच में या 11 से 3 के बीच में, आधी रात के आसपास का पंकज जी आपका जन्म हो सकता है। तो ये जो है वो मतलब सिर्फ आप अपने सूर्य की पोजीशन, उनका नक्षत्र और आप डिग्री बता दो तो बिना आपका कुंडली देखे हुए आपको मैं ये बता पाऊंगा कि आपका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और ये चीज आप भी बता पाएंगे। You only have to tell me the position of the sun. You just have to tell me कि आपके सूर्य की पोजीशन कहाँ पर है और किस घर में कितने डिग्री पे बैठे हैं, and 100% I'll be able to tell you the exact time. तो पंकज अग्रवाल जी कह रहे हैं 3 AM, yes. So 12 से 3 के बीच में कहने कहा था, डिग्री जो है बिल्कुल एंड में होगी। आपका जो सूर्य होगा ना पंकज जी, अगर 3rd हाउस में 3 AM पे आपका जन्म हुआ है तो आपका सूर्य जो है 1 से 5 डिग्री के बीच में होगा। मतलब आपके सूर्य की जो डिग्री होगी इट विल बी बिटवीन 1 to 5, 1 to 6, कम वीक सूर्य होगा आपका। आप चेक करके मुझे बताना कि आपके सूर्य की डिग्री कितनी है। डिग्री वाइज भी जो है यहाँ पर कृष्णदास जी जुड़ गए हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत कृष्णदास जी आपका, बहुत 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 अच्छा लगा कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज जो है लंबी डिस्कशन जो है हम करने वाले हैं यहाँ पर, और बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसमें आपको टाइम कैलकुलेट करना। देखिए पंकज अग्रवाल जी कह रहे हैं एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, बिकॉज अगर पता है क्या 12-1 बजे के बाद 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाता है सूर्य के लिए, और अगर मतलब 2-3 बजे जाके आपका जन्म हुआ, इसका मतलब आपके सूर्य की डिग्री बहुत कम है, राइट। सो बिना कुंडली देखे भी हम ये सब चीजें जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है जहां पर ज्योतिष बड़ा जबरदस्त है कि सिर्फ आप सूर्य की पोजीशन देखें और आप ये बता दें कि किसका कब कितने बजे कैसे जन्म हुआ था, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आया होगा एक छोटी सी एक्टिविटी में। तो वो हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे सिर्फ सूर्य की पोजीशन देखकर, यही तो ऋषि मुनि करते थे। क्या करते थे ऋषि मुनि? सिर्फ सूर्य की पोजीशन देखते थे, तारों की पोजीशन देखते थे, राइट, चंद्रमा की पोजीशन देखते थे, और सारा ज्योतिष, सारा गणित वो यहाँ बैठे बैठे लगा लेते थे। यह ऐसा एक ज्योतिषी होना चाहिए आपकी जिंदगी में। कभी आपने ये सोचा है, अभी आपको मैं कितना सूर्य की मूवमेंट भी मैंने सिखाई थी, लेकिन उसको अप्लाई करना जो है वो आपको जीवन में आना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और सूर्य की डिग्री अगर आप मुझे अभी एक लाइन में बता देंगे कि कौन से घर में है सूर्य और कितनी डिग्री पे है, और उस दिन सूर्य जो था सनराइज कितने बजे हुआ था, सिर्फ इतना अगर आप मुझे 3 चीजें बता दें तो हम आपको आपका जन्म का समय लाइव जो है मैं आपको बता सकूंगा। बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है, आज के लेक्चर के बाद आप भी सीखने वाले हैं ये चीज, ठीक है। तो वो कैसे सीखेंगे वो हम एस्पेक्ट से भी आपको बताएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर ईस्ट होता है कुंडली के अंदर, यहाँ पर वेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ओके। जब सूर्य उदय होता है ना वो ईस्ट से होता है, ओके। तो मान लीजिए सुबह सूर्य उदय हुआ 6 बजे, 6 AM, ठीक है। तो 6 AM पे जब सूर्य आया तो आपको सूर्य की डिग्री चेक करनी होती है कितनी है। अब मान लीजिए 6 बजे अगर सूर्य उदय हुआ है और आपका सूर्य लगन में ही है तकरीबन 7 डिग्री का और 45 मिनट्स का, सन आपका है यहाँ पर, तो सूर्य उदय होने के बाद 1 डिग्री 4 मिनट की होती है। 1 डिग्री इज ओनली 4 मिनट्स, ठीक है। तो 1 डिग्री 4 मिनट की हुई,
अब 1 डिग्री जब 4 मिनट की हुई तो 7 चौका 28 और 45 और 30 मिनट बाद यानी कि सूर्य उदय के 30 मिनट बाद इस इंसान का जन्म हो गया। अब सूर्य जो है ना वो साउथ की तरफ से घूमते हुए ऐसे रहते हैं, तो जब सूर्य यहाँ पर होते हैं ना दूसरे हाउस के अंदर, है ना, तो उस समय अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 घंटे सूर्य उदय हुए हो सकते। सोनिया सिक्का जी ने बताया तो उन दिनों में जब इनका जन्म हो सकता है, सर्दियों का जन्म हो कि सूर्य जो 7 बजे उदय हुआ हो, ठीक है ना, तो सर्दियों का जन्म हो, ये भी पता लग जाएगा आपके उससे कि आपका जन्म सर्दियों का है कि गर्मियों का है, सूर्य सनराइज से, तो आपकी ग्रीष्म ऋतु में हुआ है या उसमें, वो भी पता लग जाएगा। तो फिर 2 घंटे बाद ना, मतलब सूर्य अस्त के पहले 2 घंटे, सूर्य राइज के पहले 2 घंटे सूर्य इधर है, फिर अगले 2 घंटे, मान लीजिए 7 बजे अगर सूर्य उदय हुआ है तो 7 से 9 में सूर्य पहले घर में, 9 से 11 के बीच में सूर्य जो है वो दूसरे घर में होगा, 11 से लेके 1 के बीच में, राइट, आफ्टरनून के बीच में हमेशा सूर्य जो है वो 11वें घर में होता है, ठीक है। और जब आपका आफ्टरनून का टाइम होता है 12-1-2 बजे तो सूर्य 10th हाउस में होता है। जब पोस्ट लंच का टाइम होता है तो सूर्य जो है 9th हाउस में होता है। जब 3 से 4-5 बजे का समय है तो सूर्य जो है वो 8th हाउस में होता है। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, अस्त होने का जो समय 6-7 बजे 7:30 बजे 7th हाउस में होता है सूर्य, और जब अस्त होने के अगले 2 घंटे में सूर्य 6ठे भाव में होता है। उसके बाद 8 से 10 के बीच में यहाँ पर, 10 से 12 के बीच में यहाँ पर, 12 से 2-3 बजे तक यहाँ पर, और 3 से 5 के बीच में दूसरे भाव में, और फिर सूर्य उदय हो गया। तो अब सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका सूर्य कहाँ पर बैठा है, आपने डेट नहीं देखनी, टाइम नहीं देखना, सिर्फ कुंडली देखो, सूर्य देखो कहाँ बैठा है, और बता दो कि भैया आपका जन्म जो है दोपहर को हुआ, सुबह हुआ, शाम। इतनी तो एक्यूरेसी आप 100% दे ही दोगे कि अगर आप उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे तो ये तो बता दोगे मॉर्निंग का जन्म है, राइट, या आफ्टरनून का जन्म है, या आपका इवनिंग का जन्म है। मैं तो थोड़ा और ज्यादा पैशनेट हो जाता हूँ तो आपको टाइम ब्रैकेट देनी शुरू कर देता हूँ जिसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही कह देंगे ना कि आपका अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, या आफ्टरनून का जन्म है, या नाइट का जन्म है, इतना ही बहुत है, राइट। अगर किसी का सूर्य दूसरे भाव में ना, बड़ी अर्ली मॉर्निंग का 3-4-5 बजे, 4-5 बजे का, 5:30 बजे का, उन लोगों का जन्म होता है जिनका सूर्य जो है दूसरे भाव में होता है। जिनका सूर्य लगन में होता है ना, तो जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय का जन्म होता है उनका। जब सूर्य सप्तम भाव में होता है तो सूर्यास्त के टाइम का, इवनिंग का जन्म होता है उनका। यहाँ पर दोपहर का, यहाँ पर इन 2 घरों में आधी रात का जन्म होता है, राइट। मेरा 12वें घर में है, और जो है मेरा, अब हाँ रमन, आप अगर अपनी डिग्री देखोगे ना तो आपका सूर्य जो है बहुत कम डिग्री पे होगा, ऑलमोस्ट 0-1-2 डिग्री पे होगा, राइट। सो ये जो है आप अपना डिग्री बताना रमन। अगर आपका 12वें घर में है ना यहाँ पे, तो हो सकता है जब सूर्य उदय हुआ तो उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो बहुत कम होती है, 0 से लेके 5 डिग्री के आसपास रमन आपका जो है सूर्य होगा, लेसर द डिग्री, राइट। बिकॉज जो डिग्री है, या आपका डिग्री बहुत ज्यादा होगा, 27, 28, 29, 30 डिग्री होगा, बिकॉज जो डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, 0 to 30, जैसे 0 to 30, हाँ आपका जो डिग्री बहुत ज्यादा होगा, 28, 29, 30 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज जो डिग्री है जैसे 0 to 30 है, कुंडली तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो 0 to 30 तो आपका 29, 30, और हो सकता है भाव चलित के अंदर अगर अपना भाव देखा 29, 30 डिग्री आ गया ना, तो हो सकता है भाव चलित के अंदर आपका सूर्य लगन में ही आ जाए। तो यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, अभी बस एंटर ही हुआ था सूर्य दूसरे घर में तो आपका जन्म हो गया। तो 29, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो बिल्कुल सूर्य यहाँ पर था, कस्प पे था, कस्प पे, राइट। तो वहां पर हो गया। सर जायदा हो तो सर राइट सर, माय मिडनाइट 4th हाउस, यस मिडनाइट है ये, चौथा घर जो आधी रात है, चौथा घर में जिसका जन्म हुआ वो आधी रात होती है,
यहाँ पर अर्ली हो जाती है, मतलब आधी रात से थोड़ा डिग्री पे डिपेंड करेगा कि सूर्य की डिग्री वाइज बलाबल कैसा है, राइट। वहां से आपको सारा पता लग जाएगा। मतलब अगर मुझे आप 5 मिनट दो, डिग्री, नक्षत्र और अपना लगन बता दो, तो मैं आपकी कुंडली बिना देखे आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। सिर्फ नक्षत्र आसमान में देखो, और अगर आपको नक्षत्रों की पहचान हो तो आप कहना अरे ये नक्षत्र है, यहाँ पर सूर्य इस समय, चंद्रमा उसके बिल्कुल पीछे है, तो केवल सूर्य का नक्षत्र देख के सूर्य से हम आपकी पूरी कुंडली निकाल देंगे। सूर्य का टाइम पता लगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का टाइम पता लग गया, वहां से पंचांग देखेंगे, बिना देखे हम आपकी कुंडली बना देंगे पूरी की पूरी। ये है ज्योतिष, दिस इज एस्ट्रोलॉजी, राइट। अगर ऐसी ज्योतिष सीखना है तो मेरे स्टूडेंट्स बनना। मैं किसी कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं हूं। अगर मुझे कुंडली देखनी हो, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो, मुझे आप अपने पास बिठा लो और मुझे इतना बता देना कि आपका जन्म मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है कि इवनिंग का, उस दिन के हिसाब से भी कुंडली बना देंगे हम आपकी, राइट। तो ये चीजें जो है, ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ उस चीज से ही हम वो चीज कर सकते हैं कि कैसे। और मैंने प्रूव कर दिया अभी आपको, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो तो आपको मजा आएगा, राइट। कि अभी तो सूर्य बताया, फिर सोचो चंद्रमा जब जहां पर होता है वो क्या बताता है हमें, राइट। कि अब जब दिन में, अब मेरे को नीरज जी ने क्वेश्चन पूछा, नीरज जी कह रहे थे कि नवनीत सर दिन का जन्म अच्छा होता है कि रात का जन्म अच्छा होता है। तो अगर आपका एक बेटा दिन में पैदा हो जाए और एक रात को पैदा हो जाए तो आपको कौन सा प्यारा है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जब आपका दिन में जन्म होता है तो आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये जो प्लैनेट्स हैं ये पावरफुल होते हैं जिनका दिन में जन्म है। जिनका रात का या आधी रात का जन्म है, ठीक है, उनकी कुंडली के अंदर डिपेंडिंग अपॉन दी लगना, अब जैसे आधी रात को कई कुंडली में बृहस्पति जो है वो आधी रात को भी एक्टिव होगी, वो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि आधी रात को जो लोग पैदा हुए हैं या अर्ली मॉर्निंग जो लोग पैदा हुए हैं, उनका मेष और वृश्चिक लगन या धनु और जो है गुरु का 4 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, 4 नंबर और 12 नंबर लगन होते हैं आधी रात। या जो रात को पैदा होते हैं लोग, उनका शनि की पावर होती है, शनि, शुक्र, राइट, और बुध। ये लोग जो है ना, इवनिंग वाली जो कैटेगरी है, इवनिंग से आधी रात वाली जो कैटेगरी है, ये सारी की सारी शनि, शुक्र, बुध, राइट, ये पावरफुल होते हैं। आप इनको देखो कि इन लोगों के हाथों में ना ऐसे ही रतन होंगे जिनका आधी रात का या शाम का जो जन्म है, शाम से लेके सूर्यास्त से लेके आधी रात 2-3 बजे तक का जन्म है मैक्सिमम लोग, राइट। एक्सेप्शंस हैं जहां पर मेष लगन भी है, वृश्चिक भी है, लेकिन मैक्सिमम ये जो लोग हैं तो उसमें इन चीजों की पावर होती है। बाकी जो है आपके कर्मों में, यस, अलका दीदी कह रहे भैया यू मेड माय हॉरोस्कोप विदाउट हैविंग एग्जैक्ट बर्थ टाइम। देखिए इसी को टाइम रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। हम, आपको पता है मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बहुत से लोग जो मुझे ये कहते हैं कि नवनीत सर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ तो मतलब टेंटेटिव है, मतलब ये भी नहीं पता कि 21 तारीख का जन्म है कि 24 का है, ये भी नहीं पता कि इस साल का जन्म है कि 1 साल पहले का या बाद का, पेरेंट्स ने उस समय नोट ही नहीं किया और स्कूल में कुछ और लिखवा दी। और कईयों के पास 2-4-6 घंटे का टाइम का ब्रैकेट होता है। अब हमने क्या करना है, ऐसे लोगों से हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उनकी लाइफ के 2-4 इवेंट्स पूछने हैं। शादी कब हुई थी, अगर नहीं हुई है तो आपका बहन भाई का कुछ पता है वो कब पैदा हुए थे, किस साल में, ठीक है, 3rd हाउस, राइट। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी, 9th हाउस। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई कि नहीं हुई, 12th हाउस की कंडीशन। आप इंडिया में हो, आप अपनी मदरलैंड से कितने दूर हो, राइट, 4th हाउस की कंडीशन। आपकी शादी कब हो गई, हुई तो बच्चे कितने हैं, 5th हाउस, 7th हाउस की पोजीशन। 4-5 कुंडलियां टेंटेटिव टाइम से बनाएंगे, उनकी लाइफ की सिचुएशंस को मैच करेंगे, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम मैं आपको निकाल के दे दूंगा। रिवर्स टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रिवर्स चलना है, मतलब आपको आपकी उनकी लाइफ के इवेंट्स को उनकी कुंडली के साथ मैच करना है,
जन्म और सूर्य को और चंद्रमा को ब्रह्मांड में 5 मिनट के लिए आपको सोचना है कि यार इनका सूर्य यहाँ पे था, अगर मैं पंचांग देखूं अगर सूर्य यहाँ पर था तो इसका चंद्रमा यहाँ होना चाहिए, मंगल यहाँ होना चाहिए। और उन सालों के अंदर शनि वक्री थे, बृहस्पति भी वक्री थे, एक बार ग्रहण लगा था, वो ग्रहण इन दिनों में लगा था, ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम है इस जातक का, एंड वो एग्जैक्ट होता है। ये ज्योतिष है। अगर आप इस ज्योतिष को सीख गए, उस दिन आपको ज्योतिष से मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा जबरदस्त वाला, आप जी नहीं पाएंगे ज्योतिष के बिना। That's how astrology works. Just by knowing the position of sun in your horoscope, you know, we can define date of birth. By moon and Jupiter and Saturn, उनके गोचर से हम आपकी पूरी कुंडली बना सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे 2 प्लैनेट्स बता दो कि सिर्फ ये 2 प्लैनेट्स मेरे यहाँ पे हैं, सूर्य और चंद्रमा बता दो, आपकी कुंडली बना देंगे हम यहाँ पर बैठे बैठे, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आया हूँ। I want to teach you people. I want to, you know, show you people the right path. It is not about testing myself and proving myself a magician in front of you. That is not my intention. I am just telling you that how powerful is astrology. ज्योतिष कितना पावरफुल है, मैं केवल ये आपको बताना चाहता हूँ। और वो सत्य है। अगर सत्य ना होता तो मैं आपको टाइम थोड़ा ना बता सकता, इतनी सारी कुंडलियां थोड़ा ना मेरे सामने खुली हुई हैं। केवल सूर्य की पोजीशन देखकर मैं आपको सुबह दोपहर शाम का जन्म रात का बता रहा हूँ, ये कैसे बता सकता हूँ आपको। सत्य है ज्योतिष, अखंड सत्य है एस्ट्रोलॉजी, 100% एक्यूरेट, 100% राइट। आपको उसको यूज करना आना चाहिए। अगर यूज नहीं करना आता, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर ज्योतिष डर है और डरा कर वो करना है तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उन कैटेगरी में नहीं हूं और ना मैं उस कैटेगरी को पसंद करता हूं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स का बात कर रहे थे। एक तो आपको ये मैंने सिखा दिया कि आपको अब थोड़ा सा जादूगर कैसे बनना है, कैसे आपको बताना है कि आपका जो जन्म जी मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का है, इवनिंग का है, ये पता लग गया। अब मैं चंद्रमा के बारे में भी कल परसों आपसे बात करूंगा, फिर आपको बोलेगा अरे ये तो बहुत ही बड़ा जादू है, ये तो उससे भी बड़ी चीज सर ने बता दी कि एक छोटे से चंद्रमा की पोजीशन से आपने इतना कुछ बता दिया कि ये कैसे हुआ होगा, इसके बहन भाई कितने होंगे, राइट, उनके नाम कहाँ से शुरू हुए होंगे, ये सब पता लग जाता है ज्योतिष से। सो यहाँ पर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। आपको पता है एस्पेक्ट्स का फायदा क्या है? आपको एस्पेक्ट्स से कैसी प्रेडिक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए एक कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाकर सूर्य का 7वां एस्पेक्ट है, जहां पर बैठेंगे वहां से 7 घर आगे अपने आप को 180 डिग्री पे देखेंगे। सिर्फ अभी ये सारे छोड़ दीजिए, सूर्य पे आ जाइए। एक एक प्लेनेट का अलग अलग घरों में कैसे दृष्टि डालकर क्या एस्पेक्ट करेंगे सारा समझाऊंगा। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से समझा दूंगा जी बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, उनकी पहली दृष्टि 5वें पे पड़ी, दूसरी 7वें पे पड़ी, तीसरी 9वें पे पड़ी, इन तीनों घरों को इफेक्ट किया, ये बृहस्पति की दृष्टि होगी। नो, आई विल नॉट टीच यू लाइक दैट। हाउ आई टीच यू कि इनकी दृष्टि पहले ऐसी है क्यों, व्हाई, और फिर उनका इफेक्ट हर एक घर पे कैसे आया, राइट, कैसे आया। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं, मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर कुंडली बनाते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सूर्य देव जो है वो यहाँ के मालिक हैं और जाकर वो बैठ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, सिटिंग इन दी 11th हाउस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको आज एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता लगेगा। हाँ, और यहां पर आपके शनिदेव बैठे, इमेजिन कीजिए, एस्पेक्ट समझना है, ठीक है। यहां से सूर्य देव अपने से 7वें घर पे दृष्टि डालेंगे 180 डिग्री पे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is the aspect. Okay. Now
सूर्य इज एस्पेक्टिंग योर 5th हाउस। ओके, अब मुझे कोई कहता है कि नवनीत सर आप इसकी ना मैरिज प्रिडिक्ट करो। ठीक है, लेट्स प्रिडिक्ट द मैरिज। अब इंसान की जो दशा है वो चल रही है मरकरी और सैटर्न की। ठीक है, सैटर्न और मरकरी की दशा चल रही है और मैं कहता हूं कि इस दशा में इनकी शादी हो जाएगी। तो बोलेंगे ऐसे कैसे सर, ना तो मरकरी का कोई 7th हाउस से लेना देना है, ना सैटर्न का कोई मैरिज के घर से लेना देना है, या यहां पर तो ना कोई 4th हाउस में कोई शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे हो रही है शादी? बिकॉज आपका जो 7th लॉर्ड है सन, फ्रॉम द 11th हाउस इट इज एस्पेक्टिंग योर 5th हाउस, जो कि एक बुध और शनि का घर है। You will get married 100%. This is the meaning, यानी कि सूर्य ने जो पार्टनरशिप का एक एस्पेक्ट था वो सूर्य अपने साथ 11वें घर में लेकर गया, समाज के घर में, और समाज में से आपको एक पार्टनरशिप मिली जो कि 5th हाउस लव, रोमांस और मोहब्बत के बारे में है। राइट, सो publicly there are chances of a love marriage, that you will get someone from the society, समाज में से कोई मिलेगा जिससे आपकी प्यार मोहब्बत होगी और उसके साथ आपकी मरकरी सैटर्न पीरियड में शादी हो जाएगी। बिकॉज 7th लॉर्ड आपके मरकरी और सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है। That's how you read aspects, right? That's how you read aspects. You know what people do astrology के लिए, they're looking at 7th house। अरे इनकी शादी तो अभी 3 साल नहीं होती। I mean disappointment। आपने एस्पेक्ट देखा कि 7th हाउस का एस्पेक्ट जो प्लैनेट है, जहां मैं कौन सा कह रहा हूं कि यहां पर ही बैठा होगा, जरूरी थोड़ा हर एक की कुंडली में यहीं पर बैठा होगा। वो तो कहीं भी बैठ के एक 5th हाउस को, 8th हाउस को, अगर मान लो यहां पर जो सूर्य है यहां पर नहीं बैठे होते, ठीक है, तो सूर्य जो है वो यहां पर बैठे होते हैं, यहां पर सूर्य देवता बैठे होते हैं। अब यहां से इन्होंने जो 7वीं दृष्टि डालनी थी वो इनके 8th हाउस पे डालनी थी। ठीक है, तो यहां से पॉसिबिलिटी ये थी कि ऐसे जातक की अरेंज मैरिज हो जाती जब बुध की दशा चल रही होती। राइट, सो बुध को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना 8वीं राशि को। राइट, और 8वीं जो घर है उसके कारक तत्व कौन है? शनिदेव, सैटर्न। तो हो सकता है कि सैटर्न का पीरियड चल रहा हो, उसके अंदर बुध की दशा चल रही हो और यहाँ पर सूर्य देवता 12वें दूसरे भाव में बैठे हो और मैं सूर्य देवता से प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपकी शादी। एंड आई सी इट इज 100% एक्यूरेट बिकॉज सूर्य इज द लॉर्ड ऑफ द पार्टनरशिप going in the 2nd house, aspecting the 8th house of your in-laws, of your extended family। आपके इन-लॉज पे दृष्टि डाल रहे हैं 7th भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठकर। रिश्तेदारों में से कोई लड़की मिलेगी, लड़का मिलेगा, रिश्तेदार ढूंढ देंगे, अरेंज मैरिज हो जाएगी और आपका जो 8वां घर है वो एक्टिवेट होगा, उसमें 7th भाव की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और अगर ऐसे हुआ कहीं पे कि शनि के अंदर बुध, बुध के अंदर सूर्य, तो मैं आपको शादी की डेट भी बता दूंगा कि ये डेट होगी आपकी शादी की। सिर्फ 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसको देखो कहां पे पड़ा है, कहां पे एस्पेक्ट कर रहा है, और जब उनका कॉम्बिनेशन बना लो कि उस कॉम्बिनेशन में कब ग्रह आए थे। जब उस कॉम्बिनेशन में ग्रह आए थे तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ दे दो, एग्जैक्ट डेट ऑफ मैरिज दे दो और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड दे दो। डिपेंड करता है कि कैसे दोगे आप। अब चाइल्ड बर्थ होता है 5th हाउस से, तो अगर 5th हाउस का अगर कोई जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो देखो कहां पड़ा और कहां पे दृष्टि 7th हाउस पे कब दृष्टि डाल रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। आप कंसेप्शन की डेट भी बता दोगे, आप डेट ऑफ जो उनका बर्थ का टाइम है वो भी आप बता दोगे। आपको प्रमोशन कब मिलेगी आपको शनि और बृहस्पति के एस्पेक्ट से पता लग जाएगा, क्योंकि वर्क का जो एस्पेक्ट है 10वां शनि का है। आपकी ट्रांसफर कब होगी, आपकी विदेश यात्रा कब होगी,
आपको बता दें कि हम एस्पेक्ट से, इस तरह से दृष्टियों को देखकर दशाओं और अंतर दशाओं को सामने रखकर इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एस्पेक्ट्स। आपने तो सोचा दृष्टि डाली और एक घर पे देखा और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया। द आंसर इज नो। एस्पेक्ट्स आर मच बिगर, मच ग्रेटर। ये क्वेश्चन मुझे नीरज जी ने पूछा था, उस समय मैंने हल्का सा ये बना के खत्म कर दिया, क्योंकि अगर नीरज जी उस दिन मैं ये क्लास लेता ना, तो ये क्लास जैसे आज 3 घंटे की चलने हो सकती है। आज ये क्लास, आज मुझे नहीं पता 2 बजेंगे कि 3 बजेंगे। जब थक जाऊंगा तो रुक जाऊंगा, कल पे आ जाऊंगा, आधा लेक्चर कल कंप्लीट करूंगा। लेकिन ये मैं इन एस्पेक्ट्स पे तो आपको सारे कॉम्बिनेशन बता के सारा दिन बोल सकता हूं, और सारा दिन इतने ज्यादा लॉजिक्स आपकी कुंडली से निकाल दूंगा कि आपको यू विल हैव गूज़बम्प्स। यार इतना एक्यूरेट कैसे है ज्योतिष, इतने एक्यूरेटली एस्पेक्ट से हम किस प्रकार रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, राइट। तो अब सूर्य जो है यहां से जब यहां पर डालेगा तो ऐसा जो है, अब सूर्य क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, ईगो है, तो ऐसे जाकर अपने इन लॉज के ऊपर थोड़ी सी कमांड रखेंगे। ये अगली प्रेडिक्शन आ गई, यू नो सन इज एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, सन इज एस्पेक्टिंग 7th हाउस। अगर लगन में बैठे हैं तो सूर्य देव जो है थोड़ा कमांड रखेंगे कहां पर, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर। ऑपोजिट है ना एस्पेक्ट, थोड़ा सा उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर सूर्य देवता बैठ गए 3रे भाव में, और यहां पर उनका एस्पेक्ट 7वां एस्पेक्ट आया 9वें भाव पे। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, टीचर्स, पिता, इनके ऊपर कमांड करेंगे। वो कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे नहीं गुरुदेव, नहीं पिताजी, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर में बैठे हैं और 9वें भाव को देख रहे हैं अपनी दृष्टि से। जब 9वें भाव को देख रहे हैं तो अपनी डोमिनेंस, अपनी चीजें जो है वो 9th हाउस में लेकर आएंगे, राइट। तो ये चीजें हैं, इस तरह से एस्पेक्ट काम करते हैं। लोग कहते हैं, एक पिता मेरे पास आता है, वो कहता है जी मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता जी, है बड़ा अच्छा, बोलता बड़ा अच्छा है, लेकिन जब भी मैं कुछ कहता हूं उसके ऑपोजिट कहता है। सूर्य 3रे भाव में होगा या सूर्य 4थे भाव में होगा, 9वें और 10वें में दृष्टि डालेगा। किसी ने मेरे से पूछा, नवनीत सर फादर का घर 9वां होता है कि 10वां? मैंने कहा दोनों। वो बोले वो कैसे? माँ का घर 4था है, माँ के ऑपोजिट जो घर होगा वो फादर का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 4था घर माता का, 10वां घर पिता का। माता पिता ऑपोजिट होते ना, ऐसे खड़े होते हैं हमेशा, माता पिता माता पिता। और 9वां घर गुरु का भी होता है। तो जो गुरु, टीचर, अपने से जो बड़ी पर्सनैलिटी, जो एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपको बड़ा बनाते हैं, वो भी पिता है, वो भी 9वां घर है। आपकी जात जो होती है, आपको जो सरनेम, आपका रिलीजन कहां से मिलता है? पिता से। योर फादर विल गिव यू योर सरनेम। आई एम चित्कारा, I am Chitkara because my father was Chitkara, my दादू was Chitkara and my परदादू was Chitkara। धर्म, रिलीजन, 9वां भाव। इतना आसान है ज्योतिष और कितना मुश्किल बना दिया। मैं तो दोनों से देखता हूं, 9th हाउस से भी और 10th हाउस से भी। I see father from both the houses। I mean I don't care अगर उसको कोई 10वें भाव से देखता है कोई ज्योतिषी, या अगर उसको कोई 9वें भाव से देखता है, I don't care, but these are my principles। I will look at from both the houses। I will see combination of the 9th house as well as the 10th house। अभी नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, हफ्ता पहले मुझे किसी ने कॉल किया, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके पिताजी बहुत बीमार थे और उन्होंने कहा कि सर बताएं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैंने उनको कहा कि आप 15 दिन बाद कॉल करना और आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। मैंने 10वें घर से नहीं देखा, 9वें घर से देखा कि पिता का मृत्यु योग शुरू हो चुका था। और ये दोपहर की 2 बजे की बात है, शाम को 7-8 बजे मुझे खबर आई कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10वें भाव से ही पिता को देखेंगे, आप 9वें भाव से भी देखेंगे, क्योंकि आपको आपका सरनेम कहां से मिला? जब आपका जन्म हुआ, पिता से। वो जो सरनेम है, जो आपकी जात है, वो आपका जो रिलीजन है, वो 9वां भाव है। जो आपका धर्म है वो 9वां भाव है। और माता के बिल्कुल ऑपोजिट कर्म स्थान पे पिता भी बैठे होते हैं। दैट इज व्हाई वी कंसिडर
द हाउस ऑफ फादर बोथ 9 and 10। राहुल मनोचा जी ने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उस समय सिखा रहा था, बड़ी बेसिक एस्ट्रोलॉजी थी उस समय, मैं ये सब चीजें समझाता तो कहते यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि एक गुरु को पता होता है कि अपने शिष्य को कौन सी चीज कब सिखानी है, ना पहले ना बाद में। आज राहुल जी को पता लग जाएगा कि दोनों घरों की सिग्निफिकेंस हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस समय कंफ्यूजन होनी थी, ये कैसे होगा। तो कभी कभी अगर मैं आपकी बात टाल देता हूं या आपको वक्त पे नहीं समझाता तो उसके पीछे रहस्य है। वो रहस्य ये है कि आपको छोटे से लेवल पे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए तो दोष आप में नहीं, दोष आपके टीचर में है, आपके गुरु में है। लेकिन गुरु से समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी ये आपको रखनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ओके, अब यहां पर सूर्य देवता बैठ गए चौथे घर के अंदर और इनकी दृष्टि पड़ी 10वें घर के ऊपर। ऐसे लोग जो होते हैं घर पर थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटर तो होंगे ही, चौथे घर पे है, लेकिन यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो इनकी कमांड जो है ऑफिस में भी नजर आएगी। They will be dominating the father as well as the employees, and you know these are the people who really are very brave people. They did brave decisions. वो जबरदस्त डिसीजन ले सकते हैं ऑफिस के बारे में केवल उनकी दृष्टि से। अब मेरे को कोई पूछता है नवनीत सर, मेरे ना मंगल की दशा चल रही थी, 8वां घर है ना मंगल एक्टिवेट, 9वां 10वां घर है, स्वामी मंगल है यहाँ पर, मंगल की वो चल रही थी। और सर और मंगल तो जो है वो मेरी कुंडली के अंदर यहाँ पर कहीं पे नीच के बैठे, यू नो यहाँ पर जाके मंगल नीच के होके बैठ गए। अब मंगल नीच के ऊपर बैठे थे और मुझे इस कुंडली के हिसाब से प्रमोशन मिल गई सर, और मुझे किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया। नवनीत सर आपने बता दिया। आपने कैसे बताया? अरे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य चाहे मारक है इस कुंडली के अंदर, कहीं ना कहीं कहाँ है सूर्य की पोजीशन, यहाँ पे अति मारक है। सूर्य में यहाँ पर बैठा लेकिन अपनी लाइट जो है वो यहाँ पर 10वें भाव में डाल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए कि एक डिप्लीटेटेड प्लैनेट, उसकी दशा प्रमोशन दे रही है। किसी ने एस्पेक्ट नहीं देखा। अब सूर्य का जो एस्पेक्ट होता है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना मारक है ना योग कारक है, वो एक डोमिनेटिंग एस्पेक्ट है कि बंदे ने डोमिनेट कर लेना है। अब हो सकता है प्रमोशन लेने के बाद इंसान और प्रॉब्लम में आ जाए, उसकी ऑफिस में बने ना। कई लोगों का ऐसा होता है कि अभी अभी मैनेजर से जो है वो सीनियर मैनेजर बनते हैं और साल बाद उनकी नौकरी चली जाती है। वो बाद की बात है, वो बाद का एस्पेक्ट है, लेकिन द प्रमोशन इज गिवन बाय सन, इट विल गिव इट 100%, you'll get the promotion. See, you have to understand the aspect. Aspect will do something during the dasha, antardasha and everything. तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, क्योंकि 7th दृष्टि है उनकी, तो आप समाज में बहुत कमांडिंग होंगे। यू नो समाज में आपका कोई दल हो सकता है। आप यहाँ पर चौथे घर में भी सूर्य पॉलिटिक्स देता है, 5वें भाव में भी सूर्य पॉलिटिक्स का कारक बनता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पॉलिटिक्स, सरकार, सूर्य की दृष्टि कर्म स्थान पर है। यहाँ पर सूर्य और सरकार की दृष्टि जो है 11वें भाव पर है। 11वां भाव जो है आपका समाज में, और यहाँ पर समाज में सूर्य डोमिनेंस देगा, लीडरशिप क्वालिटीज देगा, पावर देगा आपको, और समाज आपको फॉलो करेगा पॉलिटिकली। गवर्नमेंट के साथ जोड़कर भी अगर देखा जाए तो वहां पर, और आप सूर्य की दृष्टि जब यहां पर पड़ेगी तो आप अपने जैसे मित्र बनाना चाहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, राइट, हु आर अगेन डोमिनेटिंग। You know, just like the team of the prime minister, they have good, strong, dominating people because he likes the kind of people who are similar to him, right? तो यहाँ पर अलग अलग दृष्टियां जो है सूर्य की, 7th 7th जो दृष्टि है वो इम्पैक्ट कैसे लाती है। पहले तो उस घर का जो है उस घर का सिग्निफिकेंस उठा लो, फिर जहां पड़ा है वहां से देखो किस घर को देख रहा है, उस कॉम्बिनेशन से आप एग्जैक्ट चीजें जो है जीवन के अंदर बता पाएंगे। तो दिस इज हाउ सूर्य वर्क्स। तो सूर्य जो है वो इस प्रकार जीवन में काम करते हैं। तो सूर्य, अब यहां पर हमने सूर्य के एस्पेक्ट्स देखे,
अब सूर्य के एस्पेक्ट्स जब भी आप कुंडली में कहीं पे देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि चीजें प्रिडिक्ट कैसे करनी है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ पर आगे आपको सिखाएंगे किसके एस्पेक्ट्स, पहले आपको ये बता देता हूं मैं कि ये एस्पेक्ट्स होते क्या है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा लेक्चर है कि एस्पेक्ट्स होते क्या हैं, परंतु हम आपको ये बता दें कि मंगल के ये वाले एस्पेक्ट्स क्यों हैं और इसके एस्पेक्ट्स क्यों हैं। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। तो वो थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ये एस्पेक्ट्स होते हैं, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो एक मिनट जरा मैं बोर्ड को रब कर लूं, बिकॉज ये तो क्लास में होगा ही, नहीं तो अगर कन्वेंशनल क्लास होती तो मैं इस समय अपने फेवरेट स्टूडेंट पंकज अग्रवाल जी को कहता कि आप मेरे लिए बोर्ड रब करो। तो पंकज जी आप कर देते ना बोर्ड रब मेरे लिए, तो पंकज जी को कह देता, फिर शिव शर्मा जी को कह देता, फिर नीरज जी को कह देता, ये सारे मुझे प्रिय लोग हैं, तो इनको कहता कि आप जो है बोर्ड को जरा रब कर दो फटाफट से, क्योंकि हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। अब ये देखो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, अपने आप से स्ट्रेट 180 डिग्री पे देखना, ये तो बड़ा सिंपल है कि कोई भी प्लैनेट अगर सीधा बैठा है ऐसे और वो सामने देख रहा है तो वो बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे देख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है कि मंगल भाई साहब को क्या हो गया, मंगल देवता को क्या हो गया कि मंगल देवता जो है उनका एस्पेक्ट चौथा और आठवां हो गया वाई। सभी प्लैनेट सातवीं दृष्टि में देख रहे थे, सूर्य देव, चंद्रमा, बुध देव, शुक्र देव, और यहां पर मार्स जो है वो चौथे और आठवें एस्पेक्ट को क्यों देखते हैं। आओ काल पुरुष की कुंडली से मैं पहले आपको इसका जवाब दूं कि ये इनके और इनके ये एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स क्यों हैं, व्हाई जानना चाहेंगे। तो यहां पर हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मंगल को रख देते हैं यहाँ पे, रेड पेन यूज करते हैं मंगल के लिए। ठीक है, ताकि आपको और मजा आए और मंगल देवता को भी इज्जत मिल जाए और वो हमें ब्लेस करे, वो ब्लेस करे नवनीत चित्कारा। तो जिसको भी सिखा दिल से सिखा, और जो भी तेरे से सीखे वो दिल से सीखे और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। इसलिए मैंने मंगल देवता को लाल रंग से लिख दिया इनका आशीर्वाद लेने के लिए। इसको कलर थेरेपी बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ये है कि यहां पर मंगल देवता अपने से 4th एस्पेक्ट को, अपने से 7th ऑब्वियस है, बिल्कुल सामने है, और अपने से 8th एस्पेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अपने से चौथे घर को देखना, अपने से 7वें घर को, बिल्कुल ऑब्वियस है 180 डिग्री है, और अपने से 8वें घर को देखना। 4 7 8 का एस्पेक्ट है मंगल देवता का। क्यों? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके लिए एग्जाम्पल देनी जरूरी है। पंकज जी आप कपड़े का काम करते हैं, धागे का काम करते हैं, या नीरज जी आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अगर आप कहीं मार्केट में घूमने जाएं, सपोज करो मैं अपना नाम ले लेता हूं, मुझे किताबों का और ज्योतिष का बड़ा शौक है। मैं घूमने गया मसूरी में, मैं अपनी पत्नी के साथ मॉल रोड पे घूम रहा था, तो बुक शॉप आ गई। अब दूर से जैसे ही बुक शॉप देखी तो मेरी अर्धांगिनी ने मेरे बेटे को कहा कि ये गए बुक शॉप के अंदर, अब नहीं आते, आधा घंटा वापस, नाउ ही विल गो देयर। और वो मुझे दूर से ही दिखा रही थी और कोशिश कर रही थी कि ये बुक शॉप के आगे से निकल जाए, क्योंकि अगर ये नहीं निकला तो अंदर चला जाएगा, और देन यू नो मे बी हर प्लान्स वुड बी लिटिल अपसेट, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे प्लान्स उनके। अब एक कपड़े वाला जो टी शर्ट बनाता है, वो जब भी किसी मॉल में जाएगा, कपड़े की दुकान में जाएगा, वो अपने बच्चे को बोलेगा कि ये यार ये तो लुधियाना में बनती है, इसको पागल है लुधियाना से। यहाँ मेरी वाइफ है, उनके जो मेरे लॉज है वो कपड़े का बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसको कपड़ा देख के पता लग जाता है। जो मैं कभी किसी हिल स्टेशन से कुछ खरीदने लगूं तो वो मुझे कहती नवनीत ये तो लुधियाना से बन के आया हुआ है, ये तो सब कुछ लुधियाना में मिलता है।
पागल हो तुम, यहां से ले रहे हो। हर एक बंदे को अपनी चॉइस की चीज पर देखना और जाना बड़ा पसंद होता है। ये बात मेरे कहने का तात्पर्य है कि इंसान ढूंढ लेता है उन सब चीजों में से जो उसको सबसे ज्यादा पसंद होती है, राइट। अब अगर किसी को खाना पसंद है तो वो ढूंढ ही लेगा कि कहाँ पे उस शहर में सबसे अच्छा खाना मिलता है। अगर किसी को शराब पीनी है तो चाहे ठेके बंद है, उनको पता लग जाएगा यहां से मिलती है, जाके ले लेंगे। हर इंसान की जो एक सोच होती है उसके हिसाब से उसकी दृष्टि होती है, उसके हिसाब से उसका दृष्टिकोण होता है। एटीट्यूड एंड द वे ही लुक्स एट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। वो हर इंसान अपने तरह की चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है संसार में। मंगल क्या है? व्हाट इज मार्स? मार्स इज a soldier, a strong soldier who will fight, a strong soldier जो कहीं पे भी जाने से नहीं डरता। मार्स भूमि है, भूमितव, राइट। ओम भूमाय नमः, भूमाय जो है, भूमाय इज मार्स। सो जो धरती है, जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी होगी, कैसी होगी, उसका सिग्निफिकेटर भी मार्स होता है, मंगल होता है। पता है आपको? शुक्र बताता है कि लग्जूरियस होगी कि नहीं होगी, बृहस्पति बताता है कि वो प्रॉस्परस होगी कि नहीं होगी। मंगल देता है प्रॉपर्टी आपको, लैंड। और चौथा घर किस चीज का है? लैंड का, प्रॉपर्टी का। तो मंगल यहां पर बैठ के ये देखते हैं जातक के घर में, कालपुरुष के ऋषि ने लिखा, ऋषि पराशर ने, कि जाकर देखो कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। हर कुंडली में जहां मर्जी मंगल पड़ा हो, मान लो मंगल यहां पड़ा हो, एग्जाम्पल लेता हो, यहां पर मंगल पड़े थर्ड हाउस में, छोड़ दो 2 मिनट यहां पे बैठा, यहां से चौथा घर कौन सा है? 1 2 3 4 छठा घर। प्रॉपर्टी की जो चीजें हैं वो छठे घर में ले आए मंगल। क्या स्टेटमेंट दोगे? इस इंसान की प्रॉपर्टी तो होगी लेकिन कर्जे से मिलेगी, लोन से मिलेगी, लोन होगा उसके ऊपर बहुत सारा। ही विल मेक द प्रॉपर्टी बिकॉज मार्स इज एस्पेक्टिंग थ्रू 4th aspect onto the 6th aspect, shows he'll have the property, but he'll have the property with debts। बैंक लोन से पैसा लेकर आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, देरी के साथ बनाएंगे, रुकावटें होंगी, राइट। रुकावटें होंगी यहां पर अगर आपका मंगल तीसरे भाव में है, चौथा एस्पेक्ट छठे भाव पर है। That's how the दृष्टि works। मंगल is significator of property and property is the 4th house। हाउस आपका रियल घर, अपना घर। वो चौथा घर डिस्टर्ब्ड है या खराब है, वो ये बताएगा। क्या? शुक्र बताएगा, बृहस्पति बताएगा, कोई भी बताएगा। लेकिन प्रॉपर्टी कैसी होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मार्स की दृष्टियां बताती हैं कुंडली में, मार्स की पोजीशन बताती है। तो इसलिए मंगल का चौथा एस्पेक्ट हुआ। 7वां एस्पेक्ट तो सबका ही है, 180 डिग्री पे देखना है। 8वां एस्पेक्ट क्यों हुआ मंगल का? मंगल का 8वां एस्पेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि 8वां जो एस्पेक्ट है वो हिडन है, जमीन के नीचे। अब जमीन के नीचे जो चीजें हैं वो 8वां है, जमीन से ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में 12वां है। यहां पर मंगल अंदर जमीन के जाने से डरते नहीं है, वो सोल्जर है। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कोई भूत ही ना हो, कोई अकल्ट साइंस ही ना अंदर हो, कोई तंत्र विद्या ही ना अंदर हो। 8वें घर के अंदर जा रहे हैं। 8वां घर अकल्ट साइंस, तंत्र विद्या, हिडन सीक्रेट्स का है। हर इंसान, हर प्लेनेट जाने से डरेगा। वहां पर जाएगा कौन? सबसे पहला योद्धा जो लड़के गेट खोलेगा। फिर बृहस्पति भी चल जाने को तैयार है, सूर्य भी जाने को तैयार है, लेकिन लड़ने को तैयार कोई नहीं है। लड़ने को मंगल तैयार है कि कोई भी अकल्ट साइंस हो, कोई चीज छुपी हुई हो, जंगल हो, सुरुंग हो, कोई भी किसी भी तरह की माइन हो, आई विल गो, आई विल सी, बिकॉज आई एम अ सोल्जर। मृत्यु का घर है, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मंगल कहते हैं। इसलिए मैं 8वें घर पर भी दृष्टि डालूंगा। 8th house is house of death and a soldier is not scared of death। He said fine,
मरना है तो मरना है, बाथरूम में गिर के भी मरना है, बॉर्डर पे गोली खा के इज्जत से मरेंगे, तिरंगे में लिपट के आएंगे, पूरी दुनिया से लूट करेगी और हमारा देश हम पे गर्व करेगा, हमारा परिवार गर्व करेगा। और मेरे तिरंगे की कसम है कि अगर मेरे ऊपर किसी ने एक भी आंसू बहाया, दैट्स व्हाट मार्स इज, वो है मंगल की प्रॉपर्टी। दैट्स हाउ मार्स लुक एट द 4th हाउस, 7th हाउस एंड द 8th हाउस। दीज आर द रीजंस ऑफ द एस्पेक्ट। सिंपल। अगर आप ये चीज समझ सकते हैं तो ज्योतिष आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप ये चीज नहीं समझ सकते तो ज्योतिष आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर प्लेनेट से प्यार ही नहीं किया, मोहब्बत ही नहीं की, समझा ही नहीं कि वो कहां पर बैठ के कैसी दृष्टि डाल के आपको क्या कहना चाहता है, what it want to say। मंगल यहां पर बैठे होंगे, यहां से उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो 9वें भाव पर पड़ेगी। अगर बैठे हैं तो वो बंदा सोल्जर होगा, कमांड करेगा धर्म को, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, ज्योतिष को। अगर तीसरे भाव में बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर उनकी अगली दृष्टि जो है वर्क पर पड़ेगी, लीडर्स, बॉर्न लीडर्स, कमांड करने वाले लोग, हमेशा जैसे ही ऑफिस में एंटर करेंगे तो बोलेंगे हिटलर आ गया है। देख लेना उनका मंगल तीसरे भाव में होगा, बिकॉज दे विल behave like a soldier in the office also. They'll be the first one to do any dare. They'll be the first one to take any risk in life. They'll take all the risk in life just because of the aspect of the Mangal on the 10th house itself. That's how Mars works. That's how Mangal works. Right? अब आपको मैं बृहस्पति का बताता हूं, बृहस्पति की दृष्टि क्यों है। राइट तो बृहस्पति की 5-7 दृष्टि क्यों है, वाई 5 7 9। राइट अभी तो एक एक घर में एक एक लगन में अगर मैं दृष्टियां समझाने लगूं तो उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 350 वीडियोस बनती हैं। बनाऊंगा जरूर, क्योंकि ज्योतिष में हर एक लगन में, हर एक घर में अगर मंगल हो तो क्या करेगा, सूर्य हो तो कहां पे दृष्टि डालेगा, अगर वो बृहस्पति हो तो कहां पे दृष्टि डालेगा, क्या करेगा। अब हमारे पास पीले रंग का मार्कर तो है नहीं, तो जो बृहस्पति देव है उनको भी लाल रंग पसंद है, क्योंकि फ्रेंड है ना मंगल उनका। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नियर बैंडविड्थ में आ जाते हैं, क्लोज बैंडविड्थ। तो क्लोज बैंडविड्थ जो है वो रेड की जो अपने और येलो की रेड के साथ है, तो यहां पर हम बृहस्पति भी लिख देते हैं। बृहस्पति ने पहली दृष्टि डाली 5th में, दूसरी डाली 7th में, 9th में। बृहस्पति क्या देते हैं, क्या नेचर है बृहस्पति की। राइट बृहस्पति की नेचर क्या है, बृहस्पति की नेचर है बच्चों का सिग्निफिकेंस। आपके लाइफ में जो बच्चे होते हैं ना, वो बृहस्पति देते हैं। तो उन्होंने बोला मैं 5th हाउस में दृष्टि डालता हूं। आपकी जो ग्रेजुएशन होती है वो 5th हाउस होती है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 9th हाउस। ज्ञान के मालिक हैं तो ज्ञान के घरों को ही देखेंगे ना। Brihaspati is sitting here, the first thing it will signify is the children, your graduation, your education। आपका जो आपके अंदर एक आपका टैलेंट है वो 5th हाउस है, क्रिएटिविटी हाउस है। तो बृहस्पति क्रिएटिविटी भी है, आपका प्यार भी है, आपके बच्चों का प्यार, आपके जीवन में बच्चों का होना, that is the 5th house। and the 7th house is house of wedding। बृहस्पति इसके भी कारक है। I think I'm not live, no video is interrupted। okay so जो बृहस्पति है वो 7th हाउस के भी सिग्निफिकेटर है, और 9th हाउस क्या है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। so 9th house is house of post graduation। 9th house is house of what, is house of your भाग्य। गुरुदेव जो है आपके भाग्य को भी देखेंगे, you look at your भाग्य as well, right? so भाग्य को भी गुरुदेव ही देखेंगे। so that's how the things work, right? so यहां पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 5th और 9th भाव में पड़ी। बृहस्पति पिता भी है, पिता समान, गुरु पिता समान होते हैं। इट्स लाइक फादर। वीडियो इंटरप्टेड।
I have messages here. I think I have messages. People are messaging me this video interrupted. No, it's still interrupted. I can't see anything. Still interrupted. Okay, I can see now. It's fine. Okay, am I online? Can you all look at me? Can you all hear me? आप देख पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? Say yes. Yes, you can. So now Brihaspati here is looking at the 9th house. Okay? तो बृहस्पति जो है नवम भाव में जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? पिता का रोल निभाएंगे. पिता की प्रॉपर्टीज, आपका किस्मत, भाग्य, पोस्ट ग्रेजुएशन. द पीपल हु आर लुकिंग एट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, देयर एमबीए, देयर पीएचडी विल सी द एस्पेक्ट. और जब जुपिटर का एस्पेक्ट नवम भाव पे पड़ रहा होता है तो हम कह देते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन या पीएचडी हो जाएगी. Right? So that's how the aspect work. Now I am gonna hold Saturn and Jupiter. अभी मैं शनि और जुपिटर के aspects को यहाँ पर रोक रहा हूँ. Right? Because I'll come tomorrow and complete the aspects because I'm little tired and I have few consultations starting from 3 p.m. So 3 p.m. onwards I have tons and tons of consultation till 9:30 today in the evening. So it's gonna be a long day for me. It's gonna be a tiring day for me. And I just need a half an hour of break. I'll have my lunch and then get on to my consultations. So मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा. अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें इसको. जितना शेयर करेंगे उसका पुण्य आपको भी जीवन के अंदर 100% मिलने वाला है. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं दिल से आपकी क्लासेस लेता हूँ और आगे भी लेता रहूंगा. टिल देन, हरे कृष्णा. धन्यवाद.